नमस्कार दोस्तों, स्टडी समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नैनो वाली मैगजीन आकर के सबको छेड़ दी है और ये अच्छा है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को होने वाला, उससे पहले 21 अक्टूबर को लोअर मेंस होने वाला, बिहार पीसीएस का फॉर्म आ गया, लेखपाल आने वाला, यूपीएसआई होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग भी जग जाइए, नींद से निकलिए। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग इससे पहले देख चुके थे, ठीक है ना। आप लोग उसको देख लेंगे, चैनल पर पड़ी हुई है। अब हम लोग देखेंगे विश्व जैव ईंधन दिवस। तो विश्व जैव ईंधन दिवस दोस्तों ये प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों इस दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है और साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर भी प्रकाश डालना है। तो कोई भी दिवस किस लिए मनाया जाता है आप जानते ही हैं। तो आपको यहाँ से बस ये याद रखना है दोस्तों कि 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, शून्य अभियान क्या कह रहा है कि 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने आरएमआई एवं आरएमआई इंडिया के साथ शून्य अभियान कैंपेन की शुरुआत की, ठीक है ना। शून्य अभियान, अब देखिए यह है क्या। यह उपभोक्ताओं एवं उद्योगों के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देने की पहल है। शून्य प्रदूषण इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को, तो शून्य अभियान की शुरुआत कब की गई देखिए, और किसके द्वारा। नीति आयोग ने आरएमआई एवं आरएमआई इंडिया, 3 लोग हैं, के साथ मिलकर शून्य अभियान अब कब चालू किया गया। ये 15 सितंबर 2021, देख रहे हैं ना। अभी आप अक्टूबर में है, 15 सितंबर की बात है। 15 सितंबर 2021। तो ये शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। ज्ञातव्य है कि वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था, ठीक है ना दोस्तों। जबकि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो आपको ये भी मालूम चल गया कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय अब लद्दाख में नहीं था, तो लेह में अब बनाने की घोषणा कर दी गई। चलिए आगे चलते हैं। 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो है पारित कर दिया गया। 6 अगस्त को दोस्तों यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। 12 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी अंतिम में जरूरी है, ठीक है दोस्तों।
इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। 2009 में संशोधन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एकदम आप लोग भी भिड़ जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में और लद्दाख के लेह में इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी, सिंधु नदी के नाम पर रखा गया, ठीक है ना। देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है, सिंधु नदी। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा इस खर्च की पूर्ति की जाएगी। क्या कह रहा है देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा इस खर्च की पूर्ति की जाएगी। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम, तो मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। लद्दाख में यह अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी, मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी। लद्दाख का भाई निर्माण किया जा रहा है, मुख्य निर्माण एजेंसी होगी। इस निगम की अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपए एवं आवर्ती व्यय रेकरिंग एक्सपेंडिचर 2.42 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों, प्रति वर्ष। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विपणन सुविधाओं का भी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास एवं विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अगली करंट है भैया, अगला करंट है उमलिंग ला दर्रा, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। तो आपसे यही पूछेगा किस दर्रा पर बनाया गया दोस्तों, ठीक है ना। उमलिंग ला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची, विश्व में बात आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क के नाम दर्ज था। उल्लेखनीय है कि बोलीविया में ज्वालामुखी उतुरुकू, ये सब भी याद रखते रहे, ठीक है ना। बोलीविया की राजधानी होती है लापाज, और बोलीविया में कौन सा ज्वालामुखी है, उतुरुकू से होकर जाने वाली 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो ये अभी बोलीविया, भारत वाला इससे ऊपर होगा तभी तो विश्व में पहले स्थान पर आएगा। इसमें जो है उल्लेखनीय की
निर्माण किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण वाला आंकड़ा देख लेते हैं। 10-11 के आंकड़ों के आधार पर, 10-11 के आंकड़ों के आधार पर पहला अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2011 में जारी किया गया था। ठीक है ना, पहला। यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया गया था। इस उद्देश्य हेतु एक पूर्णतः समर्पित पोर्टल www. ऐसे गवर्नमेंट विकसित किया गया था। देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को आच्छादित करने वाले इस सर्वेक्षण में विभिन्न मानदंडों जैसे शिक्षकों, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त और संरचना इत्यादि पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से शैक्षिक विकास के विभिन्न संकेतों जैसे सकल नामांकन अनुपात, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है ना, छात्र शिक्षक अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? PTR, पुपिल टीचर रेशियो, शिष्य और अध्यापक का अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर प्योरिटी इंडेक्स आदि की गणना की जाती है। ये आंकड़े नीतिगत निर्णयों के निर्माण एवं शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु अनुसंधान में सहायक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आया है। 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जारी किया। ठीक ना, 19-20 जारी किया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक रूप से जारी श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 18-19 के 3.74 करोड़ की तुलना में 19-20 में 3.04% वृद्धि के साथ इतना। ठीक है ना, तो ये यही सब चीज आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए दोस्तों, तो 19-20 में 3.04% नामांकन बढ़ गया, टोटल इनरोलमेंट। चलिए आगे देखते हैं। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है। महिलाओं की संख्या जो दोस्तों 49% है, जो संतोषजनक है। ठीक है ना, 50% होनी चाहिए, लेकिन उसके पास है तो अच्छी बात है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ भैया। यूपी वाला इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, यूपी वाले, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। ठीक है ना। अब देखिए ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत वर्ष 14-15 के इतने के मुकाबले 24.3% के मुकाबले 19-20 में 27.1% रहा। तो यहाँ पर भी बढ़ा ग्रास इनरोलमेंट रेशियो। अब देखिए उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थाओं की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, तो जहां संख्या की बात आएगी तो ऐसे ही टॉप कर जाता है। उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थाओं की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। कुल संस्थाएं कितनी हैं? 8,985। 8,985। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद महाराष्ट्र तथा कर्नाटक का स्थान है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखिए, उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता, जेंडर पेरिटी इंडेक्स गैप, तो लैंगिक समानता सूचकांक वर्ष 18-19 के 1 के मुकाबले वर्ष 19-20 में 1.01 रहा। लैंगिक समानता सूचकांक में 1 के मुकाबले 1.01 रहा, यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई। अखिल भारतीय स्तर पर 19-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है, ये भी याद रखिए। देखिए, छात्र शिक्षक अनुपात 26 है, अर्थात 26 छात्रों पर एक शिक्षक है। अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है। चलिए दोस्तों, अब देखिए उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों का प्रतिनिधित्व। तो सबसे ज्यादा दोस्तों छात्रों का संख्या प्रतिशत में, छात्रों की संख्या प्रतिशत में, तो भारत में जो दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं पढ़ने? नेपाल से, उसके बाद अफगानिस्तान से, ये देखिए याद करने लायक डाटा है ये। उसके बाद बांग्लादेश से, उसके बाद भूटान से, उसके बाद दोस्तों सूडान से। तो इसमें दोस्तों ने आ ब इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बनाते हैं ट्रिक फ्रिक, ठीक है ना। नेयाब, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद सूडान। तो भारत में ये विदेशी छात्रों के आने वाला, माने उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों का प्रतिनिधित्व, छात्रों की संख्या प्रतिशत में 28.99 इस तरह से है दोस्तों। तो नायाब कर लीजिए, जैसे भी आपको ये मुझे लग रहा है कैसे से ट्रिक थोड़ा सा जो हो रहेगा ना, तो नायाब, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कॉलेजों की देखिए 26 याद करने लायक है कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है दोस्तों, भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य हैं दोस्तों। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा राजस्थान है, और ये संख्या की बात कर रहा है। पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां तमिलनाडु, सातवां मध्य प्रदेश और आठवां गुजरात है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि सीईओ वाटर मैंडेट सीईओ वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं, बिजनेस लीडर्स को एक मंच पर लाती है। इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी, ठीक ना। इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कार्यान्वयन पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया, अमेरिका की भागीदारी में किया जाता है। सीईओ वाटर मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ता कंपनियां 6 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यवाही करने और प्रगति पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पहल के तहत प्रतिबद्धता कमिटमेंट के 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑपरेशन, कलेक्टिव एक्शन, उसके बाद देखिए दोस्तों पब्लिक पॉलिसी, सप्लाई चेन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, उसके बाद दोस्तों कम्युनिटी इंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी। तो 6 क्षेत्र यही हैं दोस्तों: डायरेक्ट ऑपरेशन, कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक पॉलिसी, सप्लाई चेन वाटरशेड मैनेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए संस्मरणीय तथ्य निकल करके क्या आया जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है, ठीक है ना। तो अभी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीईओ वाटर मैंडेट
सीओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। कुशल जल प्रबंधन। अब देखिए, सीओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 3R ये पूछा जाता है, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3R का में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछ लेते हैं कि 3R का मतलब क्या होता है, और ऑप्शन में चेंज करके दे दिया जाता है। तो रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अधिक बढ़ावा देगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां यथा एक जल जयपुर राजस्थान एवं सृष्टि लाइफ साइंस बड़ोदरा गुजरात भी सीओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षरकर्ता बन गई हैं। ठीक है ना। अभी तक सीओ वाटर मैंडेट को विश्व की कुल 203 कंपनियों का साथ समर्थन प्राप्त है। भारत की भी विभिन्न कंपनियों द्वारा इस पहल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न है। ठीक ना। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये औद्योगिक परिवहन क्षेत्र में है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरी है बांका बायोलू प्राइवेट लिमिटेड। बांका बायोलू प्राइवेट लिमिटेड गैस, जल एवं मल्टी यूटिलिटी, ये इस क्षेत्र में काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। गल्फ जूस इंडिया, गल्फ जूस इंडिया, तो ये दोस्तों पेय पदार्थ के क्षेत्र में काम करती है। अब देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एचसीसी, ये निर्माण एवं सामग्री के क्षेत्र में काम करती है। अब देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड औद्योगिक धातुएं एवं खनन, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर सेवाएं, टाटा स्टील औद्योगिक धातुएं एवं खनन, टेक महिंद्रा सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर सेवाएं। उसके बाद दोस्तों एनटीपीसी जो 2021 में बनी है, अभी लेटेस्ट, इसी कारण चर्चा में हुआ ही, ये विद्युत के क्षेत्र में काम करती है। आरआर केबल लिमिटेड, आरआर केबल लिमिटेड दोस्तों जनरल इंडस्ट्रियल। अब देखिए, मैत्री एक्वाटेक गैस, जल एवं मल्टी यूटिलिटी, एक जल, ये भी एक कंपनी का नाम है, जल उपयोगिताएं। और तो ये भी 2021 की है दोस्तों। ठीक है ना। सृष्टि लाइफ साइंस पेय पदार्थ, सृष्टि लाइफ साइंस दोस्तों ये पेय पदार्थ के क्षेत्र में काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा, एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद, यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी, यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों, एनर्जी कम्पैक्ट गोल्स को घोषित किया है। ऊर्जा सघन लक्ष्यों, एनर्जी कम्पैक्ट गोल्स को घोषित किया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ये केवल एनटीपीसी की बात कर रहा है अभी, ठीक ना। 2032 तक 60 गीगावाट। साथ ही एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता नेट एनर्जी इंटेंसिटी में भी 10% की कटौती का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या कह रहा है कि नेट एनर्जी इंटेंसिटी में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात स्थित कच्छ के रण ऑफ कच्छ में एक सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी दी है, ठीक ना। नवीकरणीय और मंत्रालय द्वारा ने एनटीपीसी तो गुजरात स्थित कच्छ रण ऑफ कच्छ में दोस्तों एक सौर पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी, जिसकी क्षमता जो दोस्तों 4750 और एनटीपीसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, 4750 मेगावाट होगी। रण ऑफ कच्छ याद रखिए। इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। हाल ही में एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश स्थित सीमाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की है, ठीक है ना। तो अब याद रखिए, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम एनटीपीसी सीमाद्री ताप विद्युत संयंत्र, ये पूछ लेगा भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र जो दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सीमाद्री एनटीपीसी के सीमाद्री ताप विद्युत संयंत्र पर लगाया जा रहा है। इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 10 मेगावाट है। इससे अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई है। तो अभी ये घोषणा हुई है, ठीक है ना। और ये तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट, ये 10 मेगावाट का था, ये 100 मेगावाट है। 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई है। तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला दोस्तों ये अभी वर्तमान में है, लेकिन भविष्य में जो दोस्तों अभी इसकी निर्माण नहीं हुआ है, तेलंगाना के रामागुंडम में जो बनेगा 100 मेगावाट का, ये सबसे बड़ा हो जाएगा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। ज्ञातव्य है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। तो ये एनटीपीसी की ही एक इकाई है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड तृतीय एसडीजी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। तो इसमें दोस्तों भारत अपना अभी एक निकालने लगा है वो डैशबोर्ड द्वारा। तो इसमें देखिए तीसरी सतत विकास और थर्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले कौन जारी किया है? नीति आयोग द्वारा, ठीक है ना।
इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसी एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। इस रिपोर्ट को SDG भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को SDG भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, इसमें देखिए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 SDG, जो 16 SDG गोल्स हैं दोस्तों, में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये दोस्तों देशों को प्रदान की जाती है UN द्वारा, लेकिन यहाँ पर भारत अपने राज्यों को प्रदान करेगा ताकि आपका भी मूल्यांकन हो सके, ठीक है ना। जैसे पूरे राज्य का या आपके गांव का हो रहा है, लेकिन आपके परिवार का हो, परिवार के भी अंतर अगर आपका पर्सनल हो तो इस तरह से आपको मालूम चलेगा कि आपके परिवार में कौन कितना मेहनत कर रहा है, कितना विकास किया, कितना विकास करना है, काम करना है, ये सब मालूम चलेगा। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना। 115 जो दोस्तों, जैसे SDG में 16 गोल्स हैं, लेकिन इसमें जो 115 रखा गया है संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है, जो 16 SDG के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं, ठीक है ना। 16 जो SDG हैं दोस्तों, SDG गोल्स हैं कि 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। इन संकेतकों को MOSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से लिया गया है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से लिया गया है। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से लेकर 100 के पैमाने पर मापा गया है। तो ये दोस्तों ये 115 वाला संकेतक जो है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना। तो दोस्तों जो 0 से 49 तक अंक पाएंगे उनको एस्पिरेंट के कैटेगरी में रखा गया है। अभी झारखंड PCS में इससे क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, ठीक है ना। झारखंड PCS में अभी जो हुआ था उसमें इसी पर प्रश्न पूछा हुआ था कि परफार्मर के श्रेणी में किसको रखा गया, कोई स्टेट का नाम दिया हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे, अभी आपसे पूछेगा। तो 0 से 49 तक दोस्तों एस्पिरेंट हो गए, 50 से 64 तक परफार्मर हो गए, और 65 से 99 दोस्तों फ्रंट रनर, और जो 100% पर पहुंच जाएगा तो अचीवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो APFA तो अचीवर छोड़ दीजिए, अचीवर तो आप अचीव कर ही लेंगे। यहाँ पर एस्पिरेंट, परफार्मर और फ्रंट रनर, और क्या हो जाएगा 49, 64, 99, 49, 64, 99। नहीं, इसको 49, 50 करेंगे तब ना बात। 49 और हाँ ठीक है, 0 से 49 तक एस्पिरेंट हो गया, उसके बाद इस 50 से लेकर 64 तक परफार्मर हो गया,
49, 64 और 99। इन तीनों को भी याद रखेंगे तो आपको कैटेगरी याद रखने में आसान हो सकती है, ठीक ना। एपीएफ 49, 64, 99। कुछ रीजनिंग लगाइए जीएस में भी, ठीक है ना, तभी काम चलेगा। इस तरह से दिमाग में जब तक जोड़ करके पढ़ेंगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा। एपीएफ 49, 64, 99, तो इससे आप जो है मैक्सिमम आंसर कर पाएंगे। नीतिगत रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर, कंपोजिट स्कोर जो दोस्तों 66 रहा है, 66 रहा है, जबकि वर्ष 2019 के एसटीजी भारत सूचकांक में 60 था, तो बढ़ा है नीतिगत रिपोर्ट में, तो 60 से 66 हो गया। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। अग्रणी की श्रेणी में, तो अर्थात ये फ्रंट रनर हो गए हैं। तो यही पूछा था कि इसमें से कौन किस श्रेणी में है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा इनको जोड़ा जाए, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, जो अलग देखिए, मिजोरम देखिए नॉर्थ ईस्ट से हो गया, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी श्रेणी में पहुंच गए हैं। ये फ्रंट रनर, अर्थात इनका स्कोर जो दोस्तों 65 से 99 के बीच में आ गया है। अब देखिए इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का प्रथम स्थान रहा है, जिसका स्कोर कितना है दोस्तों 75, जबकि हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु दोनों का स्कोर 74 संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। यहां से प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल जो दोस्तों सबसे टॉप पर रहा है, प्रथम स्थान पर, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है दोनों दूसरे स्थान पर हैं 74 स्कोर के साथ। तो इनके प्रथम में और दूसरे तीसरे में बहुत अंतर नहीं है। तो केरल, हिमाचल, तमिलनाडु के हित कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं देखिए, इसको आपको हंसी लग रही होगी, ठीक है ना, लेकिन 3 राज्य याद करने से बेहतर है कि के हित अगर शब्द दिमाग में आ जाए परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है पहले तो उसके बाद जब आ जाएगा तो आपका काम बनेगा, तब मेरा ट्रिक आपको याद आएगा कि नहीं नहीं सर बताए थे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर एसडीजी भारत सूचकांक शीर्ष राज्य, ठीक ना दोस्तों, 2021 में शीर्ष राज्य कौन से हैं। केरल जो है दोस्तों पहले स्थान पर है 75 स्कोर के साथ, ये हम लोग देखें। हिमाचल और तमिलनाडु जो है दूसरे स्थान पर हैं 74। अभी ऑप्शन में दे देगा कि दूसरे स्थान पर कौन से हैं, तो आपको 3 ऑप्शन में एक एक करके नाम दे देगा या 2-2 करके दे देगा, फिर एक में ये भी दे देगा, हिमाचल तमिलनाडु भी दे देगा। और देखिए तीसरे स्थान पर ये मान लीजिए कि इसको पहला दूसरा हो गया। अब देखिए चौथी रैंक प्रदान की गई दोस्तों आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड 72 स्कोर के साथ। और ये सब जोड़ लीजिए तो 4, 3, 7 हो गया। अब 8वीं रैंक किसको प्रदान की जाएगी, सिक्किम को, 9वीं रैंक महाराष्ट्र को। तो इस बीच में देख रहे हैं दोस्तों कि सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मैंने एक आया है 8वें स्थान पर। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम 5 राज्य में बिहार, झारखंड, असम और आपका उत्तर प्रदेश भी जो है भैया 22वें रैंक पर है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा 60 स्कोर के साथ। अगर आप यूपी देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का याद रहना चाहिए कि कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो उत्तर प्रदेश को 22वीं रैंक प्रदान की गई है। और सबसे जो नीचे जो है दोस्तों 28वीं रैंक पर आपका बिहार है।
बिहार, झारखंड, असम। तो ये नहीं समझ में आता कि न जाने कैसे बिहार जो दोस्तों हर एक सूचकांक में नीचे हो जाता है, वैसे समझ में क्यों नहीं आता है भाई, वहाँ पर थोड़ा संसाधन की कमी है, विकास कम है। तो उत्तर प्रदेश वाला याद रखेंगे, मैं इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ, ठीक ना। 22वें रैंक पर है यूपी। यहाँ पर यूपी हिंदी में भी अंग्रेजी में भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों चंडीगढ़ 79 स्कोर के साथ सबसे ऊपर है, जबकि गोवा जो दोस्तों केरल जो टॉप किया था उसका 75 स्कोर था। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश ऊपर निकल रहे हैं। चंडीगढ़ 79, दिल्ली, पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप दोस्तों 68। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो चंडीगढ़ टॉप पर है। राज्य और केंद्र शासित को भी मिला दे तो चंडीगढ़ टॉप पर हो जा रहा है दोस्तों। चलिए, इनमें दादरा नगर हवेली सबसे नीचे है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। राज्यों का प्रदर्शन, ठीक है ना। 0 से 49 के बीच में जो आकांक्षी दोस्त था उसमें कोई नहीं है। अब देखिए अच्छा प्रदर्शन परफार्मर जो दोस्तों, परफार्मर में ही आपको उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, ठीक है ना। और उसमें पूछा था झारखंड के बारे में, झारखंड पीसीएस में अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था, तो झारखंड भी परफार्मर की श्रेणी में आ रहा है, ठीक ना। एपीएफ 49, 64, 99, ये इनका कैटेगरी बांटा गया दोस्तों। अब देखिए केरल जो है फ्रंट रनर की स्थिति में आ गया है, और लक्ष्य प्राप्त करने वाले 100% में कौन है, कोई नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों कौन था, चंडीगढ़ था। तो फ्रंट रनर में केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट से दोस्तों 3 राज्य दिख रहे हैं फ्रंट रनर में, और इनका स्कोर जो दोस्तों 65 से 99 के बीच में है, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, तो यहां पर भी एस्पिरेंट में कोई नहीं है। परफार्मर में दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव है। तो इसी परफार्मर में आपका यूपी भी है, ठीक है ना। यूपी मैंने राज्यों में, मैं स्पेशली यूपी के एग्जाम को फोकस मैंने बता रहा हूं ताकि यूपी वाले और जो अपने अपने राज्य वाले लोग होंगे वो देख लेंगे। अग्रणी में और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में दोस्तों कोई नहीं है। तो इसी अग्रणी में दोस्तों ये 79 स्कोर के साथ है सबसे ऊपर चंडीगढ़। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश। भारत ने पहली बार 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के अंतर्गत मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता प्रस्तावित किया है। यह आचार संहिता 3 महीने की पूर्व नोटिस में के रूप में लाई गई थी, ठीक ना। ये क्या कर रही है, आचार संहिता 3 महीने की पूर्व नोटिस के रूप में लाई गई थी, जिसे 25 मई 2021 को लागू किया गया। यह आचार संहिता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 उपधारा 2 के खंड य और खंड य 6 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाई गई है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि मध्यवर्तियों के लिए आचार संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि ये यथा स्थिति अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग एप्लीकेशंस या दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति और उपयोगकर्ता
करार को प्रकाशित करेंगे। इसमें देखिए कौन कौन से हो गए दोस्तों, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो ये 5 हो गए। मध्यवर्ती अपने उपयोगकर्ता को यह बताएंगे कि वह ऐसी किसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, उपांतरित, प्रकाशित, प्रसारित, भंडारित, अपडेट नहीं करेंगे या साझा नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है, ठीक है ना, जिसके प्रति उपयोगकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है, अपमानजनक हैं, अश्लील हैं, कामोद्दीपक हैं, बाल यौन शोषण संबंधी हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करने वाले हैं, निंदाकारी हैं आदि, तथा बालक 18 वर्ष से कम के लिए हानिकारक हैं। तो इन सब बातों का दोस्तों इसमें ये प्राइवेसी पर काम किया जा रहा है, और ख़ास तौर से ये हो रहा है कि आजकल देख रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इसी इंफॉर्मेशन की दुनिया में सूचनाओं का दुरुपयोग भी हो रहा है, उसी को थोड़ा सा रोक लगाने की कोशिश की गई है। मध्यवर्ती को अपने शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यौरा के साथ उसे उस पूरे तंत्र का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करना होगा। शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यौरा के साथ आप बताएंगे कि कौन शिकायत अधिकारी है, किससे शिकायत कर सके। शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर मामले को अभिस्वीकृत करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसका निपटारा करेगा, ठीक है ना। ये भी पूछेगा आपसे, 24 घंटे के भीतर मामले का अभिस्वीकृत करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसका निपटारा करेगा। अभी इस पर बवाल हुआ था खूब जम करके, व्हाट्सएप और फेसबुक कह रहे थे कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर कुछ मध्य समझौता हुआ। मध्यवर्ती मुख्य अनुपालक की नियुक्ति करेगा। जो अधिनियम यहाँ अधिनियम से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से है, और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। रिस्पांसिबिलिटी बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, ठीक है ना। आचार संहिता डिजिटल मीडिया के लिए उक्त नियमों, विनियमों और करार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी करती है। इसके अनुसार प्रकाशकों के संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय संरचना होगी। पहला स्तर प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन, दूसरा प्रकाशकों के स्वतः विनियामक निकायों द्वारा स्वतः विनियमन, तीसरा केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि। आचार संहिता के संबंध में प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अंतर्वस्तु के बारे में शिकायत करने वाला व्यक्ति शिकायत समाधान क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। अब आगे देखिए, स्वतः विनियामक निकाय की अध्यक्षता। स्वतः विनियामक निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानवाधिकार किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। इसके अन्य सदस्य मीडिया, प्रसारण, बाल अधिकारी, मानवाधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के अधिकतम 6 विशेषज्ञ होंगे। अधिकतम 6 विशेषज्ञ होंगे। आचार संहिता में केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि के लिए एक अंतर विभागीय समिति की स्थापना का प्रावधान है, इंटर डिपार्टमेंटल। इस स्तर पर शिकायतें इसी समिति के सुपुर्द की जाएंगी। यह समिति प्रकाशकों को
समुचित दिशा निर्देश और परामर्शिका जारी करेगा। आचार संहिता के अनुपालन हेतु प्रकाशकों को आदेश और निर्देश जारी किए जाएंगे। इस हेतु मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति को जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का न हो, नियुक्त किया जाएगा। प्राधिकारी अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से दोस्तों नीचे का नहीं होना चाहिए। अब देखिए विधानसभा चुनाव 2021। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये सब बताएगा कि किस किस राज्यों में देख रहे हैं कि इन सब में चुनाव हुआ है, कौन आया है। वर्ष 51-52 में हुए देश के पहले आम चुनाव, ये भी पूछ लेता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था। वर्ष 51-52 में हुए देश के पहले आम चुनाव के साथ साथ देश की सभी विधानसभाओं में भी चुनाव आयोजित हुए थे। सभी विधानसभाओं में भी चुनाव आयोजित हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2021 के अप्रैल मई माह में 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी चुनाव संपन्न कराए गए। ठीक है ना। तो पहले आम चुनाव जब हुआ था दोस्तों, तो आम चुनाव के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 2021 में ऐसा हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 8 चरणों में, एक एग्जाम में ये भी पूछा था दोस्तों कि किस एग्जाम में, जैसे बिहार के एग्जाम के बिहार के चुनाव के बारे में पूछा था कि बिहार में चुनाव कितने चरणों में हुए। तो आप ये भी याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं वो 8 चरणों में कराए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 8 चरणों के चुनाव भी संपन्न कराए गए। बस हमको 8 चरण रखिए। ये सब कौन 292 विधानसभा सीटों की मतगणना इतने को 2 मई को कराई गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा को 294 में से 292 सीटों पर ही चुनाव हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। 292 विधानसभा सीटों की मतगणना इतने कराई गई। 294 सीटों में से 213 सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने, 77 सीटें भारतीय कांग्रेस पार्टी ने और क्रमशः एक एक सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने जीती। तो 294 सीटों में ये दोस्तों तृणमूल कांग्रेस सबसे ज्यादा 213 सीटें जीती है। 2 विधानसभा सीटें क्रमशः शमशेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हुए। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 2 विधानसभा सीटें क्रमशः शमशेरगंज और जंगीपुर, ये पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहा है, विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 213 और 47.9% मत मिले थे तृणमूल कांग्रेस को और इनको 38%, और ये हो गए स्वतंत्र वाले। तो इस तरह से 292 और 2 पर जो चुनाव नहीं हुआ था शमशेरगंज और जंगीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर। कुल पड़े मतों का 47 इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत प्राप्त हुए। चलिए सीटों के साथ प्राप्त मतों के प्रतिशत में भी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे रही। वर्ष 1962 के से यह प्रथम अवसर है, 1962 के बाद से यह प्रथम अवसर है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी वालों का एक भी इस बार मैंने प्रत्याशी नहीं जीता है। ठीक है ना।
1962 के बाद यह प्रथम अवसर है कि वामपंथी दलों का, तो अभी पूछ लेगा कि वामपंथी का कितना, तो आप गचपचा जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसको याद रखिए। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही ममता दीदी आपकी, यद्यपि वे स्वयं नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई थी, ठीक है ना। अब देखिए फिर बाद में, अभी देखिए अभी बाईपोल इलेक्शन हुए हैं, जो अभी फिर भवानीपुर से ममता बनर्जी जीती हैं। भवानीपुर, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, लेकिन भवानीपुर से अभी जो चुनाव हुए, तो आप जानते हैं किसी न किसी सदन का आपको सदस्य बनना होता है। तमिलनाडु विधानसभा, तो देखिए तमिलनाडु विधानसभा से दोस्तों अभी जो यूपी पीईटी का पेपर हुआ था, उसमें एक पूछा था कि सबसे ज्यादा सीट कौन प्राप्त किया है, ठीक है ना। सरकार कौन बना ये नहीं पूछा था, सबसे ज्यादा सीट कौन प्राप्त किया है। सरकार तो दो पार्टियां मिल करके भी बना सकती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मौके पर काम आ जाती हैं। राज्य की, देखिए मैं जो बताने लायक वही बताऊंगा। राज्य की 234 सीटों के लिए चुनाव संपन्न कराया गया, ठीक है ना। 234 सीटों में से दोस्तों 133 सीटें डीएमके, 66 सीटें दोस्तों एआईडीएमके, और 18 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी 4 सीटें जीती है। तो अगर पूछ ले कि बीजेपी वहां पर तमिलनाडु में कितनी सीटें जीती है, तो यही तो दोस्तों पूछा था। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा था, ये वाला उत्तर, ये वाला, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा सीटें कौन जीता था, तो डीएमके ने जीता है। चलिए उसके बाद एआईडीएमके, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी को जो दोस्तों कितनी सीटें मिली हैं, 4 सीटें मिली हैं। मेरा लिखने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, लेकिन ताकि उस पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर जाए, याद पड़े सबको। इसी में मिर्च मसाला लगाएंगे, कलाबाजी करेंगे, तभी दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, ठीक है ना, इसमें दोस्तों डीएमके को मिला है द्रविड़ मुनेत्र कजगम 37%, जबकि ममता बनर्जी को दोस्तों 47 पॉइंट कुछ मिला था। चलिए इसको मिटा देते, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगा। और ये होगा, देखिए सीट प्रतिशत वोटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन सीटों की संख्या में इसका मतलब कि लड़ाई जो है दोस्तों नेक टू नेक रही, बहुत क्लोज फाइट रही थी, ठीक है ना। ये चीज आपको डाटा एनालिसिस यही सब बताता है। देख रहे हैं कि मत प्रतिशत में बहुत अंतर तो नहीं दिख रहा डीएमके और एआईडीएमके में, लेकिन सीट में तो इसका मतलब कि बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से डीएमके जीती है। और देखिए ये सब अलग अलग पार्टी हैं, ठीक है ना। कुल 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, ये भी पूछ सकता है तमिलनाडु में। और वेस्ट बंगाल में कितनी है, 294, लेकिन 292 पर ही चुनाव हुए थे। डीएमके नेता एमके स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना। तो 10 वर्षों में जो, इससे पीछे जो दोस्तों 10 वर्षों से एआईडीएमके थी, एआईएडीएमके। मैं देखा था दोस्तों किसी एग्जाम में एआईएडीएमके का फुल फॉर्म पूछ लिया था, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो डीएमके से पहले यही 10 वर्ष शासन चलाई थी। अब चलिए दोस्तों केरल का चुनाव देखते हैं। 140 विधानसभा सीटें, ठीक ना, एक ही चरण में। देख रहे हैं कि केरल में तो एक ही चरण में करा लिया आप। और ये बताइए यहाँ पर केरल में एक ही चरण में, और पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं ना।
294 सीटें हैं भाई। एक चरण के अलावा जगह पर दो दो चरण में करा लेते, लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा सा पश्चिम बंगाल चुनाव में ज़्यादा दोस्तों हिंसा हुई है। अब हिंसा चाहे बीजेपी कराई हो, ममता बनर्जी कराई, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन झड़प ज़्यादा हुई है। और इस सब का कारण यही पॉलिटिकल ही दिख रहा है। देखिए 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव एक चरण में कराया जाता है और 294 में 8 चरण में कराया जाता है। ये क्या क्या मतलब है? राज्य की कुल 140 विधानसभा सीटों में 31 सीटों की आवश्यकता होती है, 71 सीटों की आवश्यकता होती है भाई। 70-70 तो 70 से एक ज़्यादा 140 में जब 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 70 और एक ऐड कर देंगे तो आप विजेता हो जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ ने केरल में 99 सीटें जीतने में कामयाबी पाई है, जबकि संयुक्त मोर्चा यूडीएफ 41 सीटों पर ही हासिल कर चुके। तो पिनाराई विजयन केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ये सब आप जानते हैं। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण किया है। केरल के गठन के बाद से ये जो दोस्तों बहुत ही माने अच्छा फाइट है, पूछा जा सकता है। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण किया है। और एलडीएफ बनाई है दोस्तों, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन इसमें जो नया चीजें निकल के आ रही हैं उसको भी तो जान लीजिए। ये है दोस्तों केरल विधानसभा चुनाव, ठीक है ना। एक 140 सीटें और देख लेते हैं बीजेपी को कुछ मिला है। ये सब 50 प्रकार की पार्टियां हैं, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21 मिल गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को दोस्तों 62 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 17। तो ये दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं डाटा का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ये जो 25.12% भारतीय कांग्रेस ये क्या पाई है, मैंने ये मत पाई है, 25.4 ही पा करके 62 सीट पा गई। इसका मतलब कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते हैं ज्यादा मार्जिन से जीते हैं, ठीक है ना। चलिए असम विधानसभा चुनाव 126 सीटें, ठीक है ना, और 3 चरणों में। कैसा कैसा खेल खेला जा रहा है। 140 का एक चरण में, ठीक है ना। ये आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को राजनीति नहीं बतियाना है, लेकिन खेल देखिए। 140 सीटों का चुनाव जो एक चरण में, 126 सीटों का चुनाव जो दोस्तों 3 चरण में, और 294 सीटों का चुनाव जो है 8 चरण में। तो यहाँ पर जहाँ पर खेला करना था मिल करके कि भैया दंगा फसाद किया जाएगा, लड़ा जाएगा, झगड़ा जाएगा, हो सके कि कुछ काम बने, तो वहाँ पर ज़्यादा चरण कर दिए ताकि हम अपना पानी पी पी के और सांस ले लेके लड़ाई झगड़ा करेंगे। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी जो दोस्तों 126 में से 75 सीटें जीत पाई, कांग्रेस को 50 सीटें मिली, ठीक ना। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल जगदीश मुखी ने, तो ये भी याद रखिए, हेमंत बिश्व शर्मा को शपथ दिलाई। तो हेमंत बिश्व शर्मा राज्यपाल भी याद रख लीजिए, जगदीश मुखी। अब देखिए पुदुचेरी विधानसभा में के बारे में क्या कह रहा है। पुदुचेरी में कितने विधानसभा सीटें दोस्तों? 30, एक चरण, ये तो ठीक है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें प्राप्त हो गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही सरकार बनाई है। भाजपा ने राज्य विधानसभा 30 में से 6 सीटें और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय एनआर ने 10 सीटें जीतकर राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों 10 सीटें जीतकर राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया। चलिए आइए देखते हैं। एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एनआर। तो ये हो गया दोस्तों चुनाव। अब चलिए आगे चलते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। धान एवं अन्य फसलों की कटाई के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त पराली को खेतों में जलाने के बजाय उसे संग्रहित एवं प्रसंस्कृत कर उसका बायोमास ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में लगभग इतने 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन धान की भूसी पैडी स्ट्रा अप्रयुक्त रह जाती है और उसे जला दिया जाता है। यदि इस अवशेष पराली को कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के साथ मिश्रित कर उसका दहन किया जाए तो इससे प्रति वर्ष मीट्रिक यूनिट बिजली उत्पादित किया जा सकता है 45,000। ठीक है ना। कोयला के साथ अगर मिला करके उसको जलाया जाए तो 45,000 मिलियन यूनिट उत्पादित विद्युत किया जा सकता है। ठीक ना। अब देखिए बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित मिशन की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष की होगी। इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर से वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना है। तो वर्तमान में दोस्तों 5% इसका प्रयोग किया जाता है। बायोमास पेलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी की परिकल्पना की गई जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। तो स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में एनटीपीसी लिमिटेड रसद और बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता देने में बड़ी भूमिका निभाएगी। बायोमास को फायरिंग। तो बायोमास को फायरिंग क्या है दोस्तों? किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस, कोयले जैसे अन्य ईंधन के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। देखिए ये बढ़िया है, पूछ लेगा आपसे इसी तरह से। किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण
तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। ईवीएन एफसीसी ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता दी है। ईवीएन एफसीसी ने कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता दी है, प्रदान की है। अब देखिए अम्बोली, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। अम्बोली जो है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। आइए देखते हैं कई स्थानों को किया गया है। स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारें जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती हैं। यह ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय जल, समुद्र जैव विविधता, समृद्ध जैव विविधता वाले घटक या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकते हैं। ऐसे स्थलों को अद्वितीय तथा संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाटी स्थित अम्बोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। स्थल तो महाराष्ट्र सरकार सिंधुदुर्ग जिला पश्चिमी घाटी के अम्बोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। 2002 के तहत जैव विविधता स्थल घोषित किया जाता है, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदुजल फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एक दल ने मृदुजल में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी मृदुजल में पाई जाने वाली सिस्टूरा नामक मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है। इस मछली का नामकरण अम्बोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि अम्बोली क्षेत्र हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। मृदुजल में पाई जाने वाली मछली की इन दुर्लभ प्रजातियों के आवास को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय मत्स्यन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया है। यह महाराष्ट्र में 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेश खिंड, सिंधुदुर्ग जिले के में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति स्वैम्प वेजिटेशन सिंधुदुर्ग जिले में तथा जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित के तौर पर घोषित किया था,
ठीक है ना। तो 4 ठो ये हो गए, 1 2 3 4, और उसके एक ठो बाद वो सिंधु दुर्ग वाला हो गया, अम्बोली वाला। अब देखिए, सुजल जल से पेयजल मिशन, नल से पेयजल मिशन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन, ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन को लॉन्च किया। तो सुजल मिशन पूछ रहे कि किस राज्य का है, तो आप याद रखिए उड़ीसा का है। इसी के साथ पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। ठीक है ना। कौन? उड़ीसा का पुरी। पहला ऐसा शहर बन गया। भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी तक ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में नहीं है। ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहरों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर आदि में ही उपलब्ध है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। पूर्व में सार्वजनिक स्थलों पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बोतल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। जब आपको हर जगह पीने वाला पानी मिलेगा तो आप प्लास्टिक वाटर का बोतल क्यों खरीदेंगे? जब वाटर का बोतल नहीं खरीदेंगे तो प्लास्टिक जो होगा बचेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज, एनपीटीआरडी प्रतिपादित की गई थी। हालांकि इस नीति के क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के सामने आने के फलस्वरूप इसकी समीक्षा हेतु नवंबर 2018 में, तो दोस्तों शुरू कब की गई थी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017 में, और यहाँ पर समीक्षा हो रही है। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी 2020 को एक नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया गया था। केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को अंतिम रूप दिया है। अब इसमें से याद करने लायक क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब? 30 मार्च 2021 को। 30 मार्च 2021 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, NERDSDGI और डैशबोर्ड 21-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो कि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबद्ध है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। जो एसडीजी में दोस्तों 16 गोल्स हैं, तो इसमें से 15 को शामिल कर रहे हैं ये 84 वाले।
गणना हेतु विचार किए गए 84 संकेतकों में से 40% केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण तथा 60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक जिला हेतु NER SDG इंडेक्स SDG वाइज 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है। SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है। जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 अंक मापा जाता है। यदि किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिए तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। सूचकांक में के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले, ठीक है ना, 75 इतने के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पर एवं इतने अंकों के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा जिले दूसरे स्थान पर। गोमती और उत्तरी त्रिपुरा जिला दूसरे स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 53 अंक के साथ किफिरे नागालैंड अंतिम स्थान पर है। 103 जिलों में दोस्तों सबका जो अंक जो है 53 से लेकर 75 के बीच में है, और जिसमें 53 अंक के साथ जो है किफिरे नागालैंड अंतिम स्थान पर है। और ये सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पर है। समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी फ्रंट रनर के अंतर्गत आते हैं। 103 में से 34 जिले परफार्मर के करने वाले वर्ग हैं। APF मैं आपको बताया था ना, APF, और क्या बताया था, 49, 64 और 99। 49, 64, 99 मैं आपको ये भी तीनों बताया था। चलिए आगे चलते हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में हैं। सिक्किम और इसका मतलब कि वहां पर SDG गोल्स के पर काम हुआ है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में है, जबकि कोई भी जिला एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में नहीं है। तो जाहिर से ये दोनों हमेशा खाली रह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सिक्किम की राज्य मछली देखिए कौन सा, कापर महसीर। कापर महसीर को जो दोस्तों, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, कि को इसको राज्य मछली घोषित किया है। सिक्किम जो है दोस्तों, कापर महसीर जिसको स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, को अपना राज्य मछली घोषित किया, स्टेट फिश सिक्किम। यह मुख्य रूप से देखिए, अब ये वैज्ञानिक नाम इतना टेढ़ा कौन है, आप कापर महसीर या कैटली याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगीती नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। तो ये देखिए तीस्ता और रंगीती नदी सिक्किम, ठीक है ना। ये दोनों नदी तब कहाँ बहती हैं, सिक्किम में बहती हैं, तभी तो ऐसा किया गया है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगीती तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। क्या कह रहा है, 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संशोध ब्यूरो लखनऊ
अब उत्तर प्रदेश वाले ये भी याद रख लीजिए कि राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो जो कहाँ है, ये लखनऊ में है। ये कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने इसे लुप्तप्राय इंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया था। ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों लुप्तप्राय की श्रेणी में है, इसीलिए इसको संरक्षण दिया जा रहा है। चलिए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि जो कैटली मछली जो है, जिसको सिक्किम अपना राज्य मछली घोषित किया है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया था? IUCN के दोस्तों ये इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार घोषणा की। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की 6वीं। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत यहाँ पर अमृत लिखा हुआ। आज देखिए दोस्तों, अमृत का जो है फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जा रहा है। अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन, इसको आप याद रख लेंगे, फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा प्रधानमंत्री आवास। अब देखिए, गौरतलब है कि ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी। आईसैक 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया था। तो भैया यूपी वाले आप पहले स्थान पर हैं, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। आईसैक 2020 के तहत सिटीज अवार्ड के संयुक्त विजेता इंदौर और सूरत को घोषित किया गया है। सिटीज अवार्ड के संयुक्त विजेता इंदौर सूरत। स्मार्ट सिटीज में सूरत एकमात्र विजेता था। 19 में जो दोस्तों जो 2019 में जारी किया था, देखिए ये 2020 का है, लेकिन ये 19 में कह रहा है कि सूरत एकमात्र विजेता था। केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद वाराणसी एवं और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड में। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवाड़ तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है ना। तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के अंतर्गत दोस्तों इन 9 शहरों को दिया गया, जिसमें सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवाड़ तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। अब देखिए, खाद्य तेल आयल पाम मिशन। तो पाम आयल को लेकर के एक अभी उधर थोड़ा समस्याएं थी, इंडोनेशिया और ये सब चीज उसमें बोल रहा था कि भैया हम नहीं देंगे, आई करेंगे, वो करेंगे, 3-5 बतिया रहा था, तो भारत उसका काट निकाल दिया, पाम मिशन चालू कर दिया। तिलहन और खाद्य तेल 2 अत्यधिक संवेदनशील आवश्यक वस्तुएं हैं। तिलहन और खाद्य तेल इसेंशियल कमोडिटीज।
भारत विश्व में तिलहनों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत में मूंगफली, सरसों, सफेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, ये सभी तिलहनी फसल है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। मूंगफली, सरसों, सफेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, काला तिल, एरंडी परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन है। वर्ष 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की स्थापना ने देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस मिशन को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पाम मिशन में परिवर्तित कर दिया गया। आइए देखा जाए आगे। अब देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पाम ताड़ मिशन, ठीक ना, पाम आयल की शुरुआत को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी? 18 अगस्त, क्या आपको याद करना है, 18 अगस्त 2021 को। 18 अगस्त 2021। अब चलिए आगे चलते हैं। एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन के उद्देश्य निम्नवत हैं। 25-26 तक पाम जो आयल पाम जो है के अतिरिक्त आच्छादित करना, तो इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना। और देखिए, क्रूड पाम आयल, उल्लेखनीय है कि तिलहन जो दोस्तों 14-15 में 275 लाख टन से बढ़कर के 21 में 365 लाख टन पहुंच गया है। तो 2020-21 में तिलहन का उत्पादन जो दोस्तों 365.65 लाख टन पहुंच गया है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे, तो देखिए एक पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, और ये ऐसी गड़बड़ी नहीं है जो बहुत ब्लंडर है, मैंने पेज इधर उधर हो गया, एक पेज 18 पेज के बाद आना चाहिए दोस्तों 19 नंबर पेज, तो ये 7 नंबर पेज आपके दिखा रहा है, इसके बाद फिर ये 19 नंबर पेज है। इसके बाद जो है ये 19 नंबर ये वाला पेज है। तो हम लोग को यही देखना है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये क्यों रिपीट कर रहा है। ये पाम आयल मिशन जो दोस्तों, तो ये बहुत पहले था, पहले दूसरे तीसरे पेज पर था, तो इसीलिए ये इसीलिए था। और ये उज्ज्वला भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तो 18 के बाद हम लोग सीधे 19 पर आएंगे, और 19 नंबर पेज ये है। तो देखिए दोस्तों ये 19 नंबर पेज क्या कह रहा है, और हम लोग इसको अब बड़ा कर लिया जाए और फिर अपने काम में लग जाया जाए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञातव्य है कि मार्च 19 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप से देने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया था, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय दोस्तों 31 मार्च 2021 को दुर्लभ बीमारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। 18 के बाद अब सीधे 19 पर आ जाएंगे, अब आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो जो बीच में आया
अब देखिए, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अनुसार दुर्लभ रोगों को निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 में एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार, और समूह 2 में दीर्घकालीन या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार, और समूह 3 में दोस्तों ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है। तो देखिए दोस्तों, याद करने लायक तथ्य है, तीनों क्या कह रहा है, एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार, फिर कह रहा है दीर्घकालीन या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार, एक बार, और ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के तहत सूचीबद्ध सभी समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत 20 लाख रुपए एक बार में उपचार की आवश्यकता वाले विकार, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद इनकी वित्तीय सहायता का लाभ देश की लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीय अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र हैं, ठीक है ना। इस वित्तीय सहायता का लाभ देश की लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा। ये देखिए, हम लोग के ज्ञान के लिए भी जरूरी है, हम लोग जो नागरिक हैं, ये चीज जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र हैं। इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना की है, क्राउड फंडिंग, जिसके तहत दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारपोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारपोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। क्राउड फंडिंग तंत्र बढ़िया कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। उत्कृष्टता केंद्रों के संकाय कंसोर्टियम ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया जाएगा। कंसोर्टियम ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया जाएगा। यह रोकथाम एवं उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। रोकथाम एवं उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम एवं उपचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली नोडल अस्पताल होगा। उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली नोडल अस्पताल होगा। दुर्लभ रोगों के व्यापक प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चुनिंदा उत्कृष्टता केंद्रों को अधिसूचित करेगी। इन उत्कृष्टता केंद्रों को स्क्रीनिंग हेतु अवसंरचना विकास परीक्षण उपचार प्रत्येक हेतु अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। दुर्लभ रोगों हेतु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कंसोर्टियम नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थेराप्यूटिक्स फॉर रेयर डिजीज का गठन किया जाएगा।
इसका संचालन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें ICMR एक सदस्य होगा। अब देखिए, दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ बीमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्बल करने ऐसी ऐसी बीमारी या विकार के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करती हो। विभिन्न देशों में दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए भिन्न भिन्न पैमाने हैं जो निम्न चार्ट में दिए गए हैं। प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्यापकता, अमेरिका में 6.4, यूरोप में जो दोस्तों 5, कनाडा में 5, जापान में 4, दक्षिण कोरिया में 4, ऑस्ट्रेलिया में 1, ताइवान में 1। भारत में प्रीवालेंस रेट के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं व्यापकता के आधार पर। अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। भारत में दुर्लभ बीमारी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और WHO 1000 पर लेता है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR द्वारा अस्पताल निर्धारित दुर्लभ रोग हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्री, नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज। सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ तब कहा जाता है जब वह प्रति 2500, सामान्यतः ये परिभाषा नहीं है, 2500 जनसंख्या में एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है। भारत में अब तक लगभग 7000 से 8000 ऐसे बीमारियां दर्ज हुई हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संज्ञा दी गई है, जिनमें प्रमुख हैं पोम्पे डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस, पोम्पे डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, उल्मैन डिजीज आदि। तो ये दोस्तों भारत में रेयर डिजीज के अंतर्गत आती हैं। इनको आप याद रखिए, पूछ सकता है, ठीक है ना, कि पोम्पे डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, उल्मैन डिजीज आदि। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको डिजीज वाले को यहां खत्म करके अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस। प्रति वर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया, ठीक है ना, 28 फरवरी 2021 को। ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक 0 आवर पूछा गया था, ठीक है ना। तो फरवरी के अंतिम दिन को अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस, और 21 जो आप जानते हैं कि ये लीप वर्ष नहीं है, तो 28 को ही फरवरी को अंतिम वर्ष हो जाएगा, तो 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था, ठीक है ना। तो क्यों 2008 में 29 हो गया? क्योंकि ये लीप वर्ष है, फरवरी 29 की हो गई। चलिए दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। तो इसको दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपका लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों हमें और मेरी टीम को मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए इसी तरह तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों।